क्वेश्चन नंबर 31, क्वांटिटेटिव रिसर्च ऑल्सो कॉल्ड, बहुत आसान है, बहुत ईजी है, आप सब आंसर दे दोगे मुझे पता है। क्वांटिटेटिव रिसर्च को हम क्या कहते हैं? एथनोग्राफिक रिसर्च, अनस्ट्रक्चर्ड रिसर्च, डेस्क्रिप्टिव रिसर्च या स्ट्रक्चर्ड अप्रोच? मतलब एथनोग्राफिक अप्रोच, अनस्ट्रक्चर्ड अप्रोच, डेस्क्रिप्टिव अप्रोच या स्ट्रक्चर्ड अप्रोच, बताएं। डी आएगा सर, डी स्ट्रक्चर आएगा। अप्रोच। कौन से शब्द का, किस शब्द से आपने पढ़ा आंसर को? स्ट्रक्चर यानी बहुत अच्छे, वेरी उसमें गुड। कुछ मतलब अलग से नहीं दे सकते, जो सिस्टम बना हुआ है उसी तरीके से हमको चलना होता है। ठीक है, और भी आंसर दे। जैसे 4 क्वांटिटेटिव, ऑप्शन दिए हैं तो उसी में से हमको चूज करना है ऑब्जेक्टिव में, ठीक है, तो क्वालिटेटिव रिसर्च में आएगा। बाकी लोग भी आंसर दें। आंसर देने में आप मुझे ये बताएं, आपने किस तरह से, किस शब्द को, किस वर्ड को आपने आपके आंसर के लिए आपने चूज किया है। क्वांटिटेटिव क्या होती है? स्ट्रक्चर्ड या स्ट्रक्चर्ड अनस्ट्रक्चर्ड? बिल्कुल। तो स्ट्रक्चर्ड वर्ड जो है यही बताता है कि ये क्या है, आपका क्वांटिटेटिव होगा, क्योंकि क्वालिटेटिव क्या होती है? अनस्ट्रक्चर्ड होती है। हमने 32 कर लिया था, ओके, तो ये हमारा क्या होगा? स्ट्रक्चर हो जाएगा। 32 का क्या हो जाएगा? स्ट्रक्चर, अगर ये क्वांटिटेटिव है तो। थर्टी वन को बताएं। इन रिसर्च मेथड generalization may be made that will be applicable to the other situations of same type, उसको हम क्या कहते हैं? कोशिश करें, मीनिंग सब खुद समझिए, क्योंकि मैं समझा देता हूँ ना मीनिंग को, आप लोगों के बैसाखी की तरह काम होता है, एग्जाम में तो आपको खुद ही समझने पड़ेंगे। अब हम इतना क्वेश्चन कर चुके हैं, अब आप खुद समझ के आंसर देने की कोशिश करिए, क्योंकि ये भी सही नहीं है कि आपको मैं सारा चीज़ बता देता हूँ कि ये इसका मीनिंग ये हुआ, ये मीनिंग हुआ, वहाँ क्या बताएगा आपको? इन रिसर्च मेथड generalization may be made that will be applicable to the other situation in the of the same type. What is that called? यहाँ जो कोहोर्ट अर्थ होती है, कोहोर्ट का मतलब होती है लोगों का समूह या जत्था, हिंदी में बोल देता हूँ। बताएं क्या होगा 31 के लिए? रिसर्च मेथड में जब हम सामान्यीकरण करते हैं तो मे बी मेड दैट विल बी एप्लीकेबल टू द अदर सिचुएशन ऑफ सेम टाइप, उसी टाइप के दूसरे सिचुएशन में भी वो अप्लाई हो सकती है। अगर ऐसा होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं? कोहोर्ट स्टडी। इसका मतलब क्या होता है? कोहोर्ट का मतलब क्या होती है? लोगों का समूह या जत्था होती है। सर ये वाला। ओके, मैं आपको ऐसा बोल देता हूँ, कोहोर्ट स्टडी सैंपल्स अ कोहोर्ट और ए ग्रुप ऑफ पीपल हु शेयर, क्या करता है वो? एक ग्रुप का पूरा पीपल होता है, बस समूह होता है जो एक विशेष तरह के गुणधर्म यानी डेफिनिन कैरेक्टरिस्टिक और एक कॉमन इवेंट, कोई एक कॉमन इवेंट होंगे या फिर वो एक कैरेक्टरिस्टिक होंगे, एक पर्टिकुलर आपका जो हम टाइम जो सिलेक्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए कि बर्थ हो गया, या आपका जो क्रॉस सेक्शनल जो हम जो कोई परफॉर्म करते हैं, या हम ग्रेजुएशन करते हैं, इस तरह के जो आपका एक मतलब एक साथ जो चीज़ें निकल के आती है उसे कहते हैं। ये आपका मतलब कोहोर्ट स्टडी का मतलब हुआ ये, जो एक सामूहिक रूप से हम मतलब पूरे जत्थे के लिए करते हैं। पैनल स्टडी, पैनल मतलब क्या होती है इसको अगर डिफाइन करेंगे तो पैनल स्टडी क्या होती है? ये कलेक्ट करता है रिपीटेडली मेजर ऑफ सेम यूनिट ऑफ एनालिसिस एट स्पेसिफाइड इंटरवल ओवर ए लॉन्ग पीरियड।
बहुत लंबे समय के अंतराल में, जिसको हम किसी चीज़ को जब हम उसको इंटरवल में जब स्पेसिफाई करते हैं, बहुत जल्दी जल्दी नहीं करते, बहुत लंबे समय तक करते हैं, उसे हम कहते हैं पैनल स्टडी। जैसे मान लो कि 10 साल 15 साल 20 साल बाद हम किसी चीज़ को हम रिपीट करते हैं, जनगणना हो गया, अभी बहुत सी चीज़ें हो गई इसमें, तो ये आपका रिपीट करता है मेजरमेंट ऑफ सेम यूनिट ऑफ एनालिसिस एट स्पेसिफाइड इंटरवल। हमने कहा कि 100 साल के बाद हम ये देखेंगे कि जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं कि जब पहाड़ों का जो कटाव होता है, तो हमने सोचा कि हम हर 100 साल बाद इसको हम या 50 ईयर्स के बाद में इसको हम मेज़र करेंगे कि पहाड़ के कितनी मतलब आपका जो ऑटोमेटिकली जो आपका कटाव होती है नेचर के द्वारा कितनी होती है। तो हम ऐसा तो नहीं कि हर महीने जगह उसको हम देखेंगे मेज़र करेंगे, वो क्या करते हैं हम उसको एक लंबे समय में करते हैं। इस तरह की जो होती है उसे हम कहते हैं पैनल स्टडी होती है, जो बहुत लंबे समय में रिपीट तो करते हैं लेकिन काफ़ी लंबे समय के बाद, उसको हम कहते हैं पैनल स्टडी कहते हैं। और क्या आपका ब्लाइंड स्टडी। ब्लाइंड स्टडी का मतलब क्या होती है कि जब कोई अवेयरनेस के बिना कोई मतलब जैसे हम जब कोई अवेयरनेस रखते हैं, विदाउट अवेयरनेस में ए ब्लाइंड स्टडी इज डन विदाउट अवेयरनेस ऑफ द सब्जेक्ट टू द ट्रीटमेंट दैट दे आर रिसीविंग। कहाँ पे अप्लाई होती है? बायसिंग को कम करने के लिए इस्तेमाल होता है आपका ब्लाइंड स्टडी। जैसे जब ब्लाइंड स्टडी होती है तो उसमें क्या होती है कि एक होती है प्लेसिबो, आपका प्लेसिबो इफेक्ट। क्या होती है प्लेसिबो इफेक्ट? मान लीजिए किसी को विश्वास है कि अगर होम्योपैथिक की गोली खाएंगे, दवाई खाएंगे और ठीक हो जाएंगे। तो ऐसे बहुत बार ऐसा किया गया है कि कई शोधकर्ता ने ऐसा किए, मेडिसिन नहीं था उसमें, खाली गोली था, ऐसे मीठी गोली था, लेकिन बोला गया कि ये दवाई है, आप खा लो। तो काफ़ी लोगों को जिनको ये ऐसा लगता था कि हम ये अगर होम्योपैथिक की ये गोली खाएंगे तो हम ठीक हो जाएंगे, तो वाकई में कई लोगों में असर पड़ा। तो ये जो हम जो पहले से, जबकि उसमें दवाई था ही नहीं उसमें, तो होता क्या है कि जिस समय हम बहुत ज़्यादा मतलब एकदम हाईली एकदम वो करते हैं, मतलब ऐसा हम ट्रस्ट करते हैं, इस तरह के हमारी जो भावना होती है, तो वो बिलीफ सिस्टम ऐसा काम करता है कि हमारे मन के अंदर ऐसा कमांड पैदा करता है कि वो ठीक होने के लिए जिस तरह के रसायन, जिस तरह के केमिकल्स की ज़रूरत होती है, वो बॉडी अपने आप सिक्रेशन करता है। इतना ट्रस्ट है कि नहीं, ये जो दवाई है वो होम्योपैथिक को वही दवाई है। जैसे मान लो किसी को ये बिलीव है कि आर्निका 200 खाने से पेन कम हो जाता है, बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीव है, सपोज करो होम्योपैथिक की दवाई है। अब उनकी दवाई इतनी ज़्यादा, उनकी फेथ इतनी स्ट्रांग है कि उनको और कोई दवाई नहीं दिया जाए या दिया जाए तो उनको नहीं हो रहा है। उन ऐसे लोगों को लेकर के अगर आप कभी शोध करते हो, और ऐसा कई जगह किया भी गया है, अलग अलग होम्योपैथी या ऐसे कई दूसरी चीज़ों को देख करके जिस पर उनका बिलीव था, तो देखा गया कि उन्होंने कुछ गोली खाया, मीठी गोली, ऐसे दवाई नहीं था, लेकिन उनको नहीं पता था, उनको लगा था कि यह दवाई है, लेकिन एक्चुअली में उसमें कुछ नहीं था, लेकिन उनका असर कर गया, उनका जो मतलब जो पेन वगैरह कम हो गया। तो ये जो इफेक्ट होती है इसे हम कहते हैं प्लेसिबो इफेक्ट कहते हैं इसमें। तो ये आपका जो इस तरह के इफेक्ट को हमें अगर जानना, मतलब ये शोध में ये बहुत ज़्यादा आती है, कभी कभी कई जगह आती है। यूएस में तो इसके ऊपर हमने एक ये भी सुना था कि एक कोई शोध हुआ था, उसमें यूएस या किसी और कंट्री में शायद हुआ था कि कैदियों को लिया गया था जिनको मतलब वो करना था, कुछ कैदियों को, और उनके ऊपर इस तरह के एक्सपेरिमेंट किए गए थे कि आपको फांसी वाला कैदी को आपको फांसी नहीं देंगे, हम किसी और तरह से आपको करेंगे। लेकिन उनको कुछ किया नहीं गया था, लेकिन उनको अंदर उनको आंखों में पट्टी बांध दिया गया था, और फिर उनको कई जगह पे देखा गया है कि जो उनका जो बिलीफ सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग उनके बॉडी में रसायन उत्पन्न हो चुके थे। ऐसे कई बार ऐसा बहुत सारे शोध मिले हैं। इसे हम कहते हैं प्लेसिबो इफेक्ट कहते हैं इसमें। तो ये आपका जो ब्लाइंड स्टडी होती है, कहाँ करते हैं ब्लाइंड स्टडी? ब्लाइंड स्टडी में जो प्रयोगकर्ता होते हैं ना, उनको भी नहीं पता होता है, जो रिसर्चर होते हैं और जो पार्टिसिपेशन जो करते हैं, उनमें से दोनों को नहीं पता होता है कि किसको क्या क्या ट्रीटमेंट दिया गया, किसी और को पता होता है, ताकि उसमें कोई पक्षपात ना रहे। तो इसको इस तरह हम डिफाइन करते हैं ब्लाइंड स्टडी को। ब्लाइंड स्टडी इज डन विदाउट अवेयरनेस, बिना किसी अवेयरनेस के
of the subject to treatment they are receiving in order that the result are not affected by placebo effect या पावर ऑफ सजेशन भी कहते हैं इसको, कि सजेशन का जो आपका पावर होती है प्लेसिबो इफेक्ट जिसे कहते हैं, कि आप ये दवाई ले लो ठीक हो जाएगा। तो ये जो आपका जो पावर होती है बहुत स्ट्रांग भी होती है, कभी कभी किसी के लिए बहुत अच्छा काम मतलब वो इफेक्ट कर जाता है। तो ये ब्लाइंड स्टडी कहते हैं इसको, किसी को पता नहीं होता कि किसको क्या दिया गया, तो वो आपका जो बायसिंग है, बायसिंग से बचने के लिए ऐसा करते हैं। तो ये मैंने आपको चारों बता दिया कि इसमें अगर आपको किसी को कोई दिक्कत भी था। और केस स्टडी तो आप जानती हो क्या होती है, हमने बहुत बार बच्चों बोल चुके हैं। अब बताओ 31 का आंसर क्या होगा। इन रिसर्च मेथड, शोध के विधियों में सामान्यीकरण यानी जनरेशन मे बी मेड बाय may be made that will be applicable to the other situation। जो भी एक सामान्यकरण किया गया वो दूसरा उसी तरह के दूसरा सिचुएशन में आपका लागू हो सकता है, एप्लीकेबल हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, कोहोर्ट स्टडी बोलेंगे, केस स्टडी बोलेंगे, पैनल स्टडी बोलेंगे या ब्लाइंड स्टडी बोलेंगे। अब आप आंसर तो कौन से होंगे? ए सर, कोहॉर्ट स्टडी। अच्छा, और कोई? पैनल स्टडी भी तो बोल सकते हैं ना उसे। आप बताओ आपको क्या लगता है? पैनल। आप ना इस पे ध्यान दो, आप जो सिचुएशन में जा रहे हो ना, तो सिचुएशन में आपको भटका देगा, क्योंकि बहुत जगह मैच करता ही थोड़ा बहुत। इसमें कौन से वर्ड से आप निकालोगे, जिस वर्ड से पुंडिक जी बताओ, आप बोलो आपको क्या लगता है? हमारे साथ बाकी लोग कौन कौन है? पहला ही आएगा सर। कौन से होंगे? पहला कोहोर्ट स्टडी। अच्छा, कोहोर्ट स्टडी। और भी कोई लोग बोले? इतने लोग हैं तो बोलो भाई। आनंद जी, आनंद श्रीवास्तव जी। जी सर। क्या लगता है आपको, क्या हो जी सर। जाएगा, कौन सा ऑप्शन होंगे 31 सर का? नहीं समझ पा रहा हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं। अरुणा जी सर। आप बताएं। ओके, इसमें आप कौन सा वर्ड पकड़े हो? अच्छा ठीक है, पुंडिक जी आप कौन सा वर्ड पकड़े हो, बोलो किस वर्ड से आप आंसर तक पहुंच रहे हो? ये जो सिचुएशन है ना, सेम टाइप। वर्ड तो आप सही पकड़े हो, एकदम पूरा करेक्ट है, पूरा उसी वर्ड से पहुंचना है, तो आप दूसरी जगह क्यों भटक रहे हो? समझो वो चीजों को। कोहोर्ट स्टडी क्या बोलता है? हमने कोहोर्ट का मतलब क्या बोला, कि एक लोगों के समूह जत्था को, उसका रिपीटेशन कहाँ पे होगा, बार बार आप थोड़ी देखोगे कहाँ पे क्या हो रहा है। एक जत्था, एक ग्रुप आपको कहीं जा रहा है, कुछ कर रहा है, उसको आप मान लो कहीं पे जुलूस निकला है, तो जुलूस का जो रिजल्ट होगा वो क्या हर जगह आप दोबारा उसको आप रिपीट कर सकते हो? वो भी तो एक भीड़ ही है। एक भीड़ मान लो बाहर में कुछ एक्टिविटी कर रहा है, तो भीड़ क्या हमेशा एक ही तरह एक्टिविटी करेगा? ऐसा होता है? कभी भगदड़ भी मचाती है, कभी लोगों को सपोर्ट भी करती है, कभी लोगों को अच्छा मतलब अवगत भी करती है, कभी डिसिप्लिन में चलती है। आप कह सकते हो कि हर जगह पे सेम टाइप होगा? जो लोग ए बता रहे थे, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता ना। केस ब्लाइंड स्टडी? नहीं, ब्लाइंड भी नहीं होगा। ब्लाइंड हमने क्या बोला, ब्लाइंड इसलिए नहीं होगा क्योंकि ब्लाइंड में हम क्या करते हैं कि जो पक्षपात होती है उसको खत्म करने के लिए, क्योंकि मान लो मैं शोध कर रहा हूँ, ठीक है, और आप मेरे साथ मतलब आप मेरे हेल्प कर रहे हो, मतलब आपके ऊपर शोध कर रहा हूँ, ऐसे मैं 30 लोगों के साथ मैं शोध कर रहा हूँ। अब अगर मैं जानूंगा कि आपको क्या दिया, आपने क्या किया, आपने अनुलोम, मेरा पक्ष है कि मुझे योग बहुत ज्यादा मतलब मैं योग को समर्पित हूँ। अब मैं ये सोचता हूँ कि योग के हर बातें सत्य निकले, तो अगर मैं ये जानूंगा ही नहीं कि आपको अनुलोम विलोम कराया गया है या मेडिसिन दिया गया है, तो मैं आपको पक्ष तो नहीं ले सकता ना। इसलिए ब्लाइंड स्टडी कराते हैं ताकि कोई बायसनेस ना हो। मतलब जो शोधकर्ता को भी पता नहीं होता कि किसको क्या ट्रीटमेंट दी गई है या किसको साथ क्या किया गया है, क्या किसको किस तरह के आपका मतलब दिया। जैसे अगर
आप प्रयोगात्मक शोध करते हो तो किसको क्या किस तरह का ट्रीटमेंट दी गई उसको भी नहीं पता होता है, तो ब्लाइंड स्टडी आएगा नहीं इसमें, क्योंकि वो एक ही चीज़ को कैसे रिपीट कर सकता है। ये केस स्टडी होगा ना। हम केस स्टडी क्यों करते हैं? मैंने आपको बताया था कि पतंजलि कैसे केस स्टडी लिया, एक ही केस स्टडी को हम डेली डिस्कस करेंगे तो आप लोग अच्छे से समझ ही पाओगे। पतंजलि का इतनी ज्यादा ग्रोथ होने का कारण क्या है? ये केस स्टडी है। तो क्या हम दूसरे में भी अप्लाई कर सकते हैं? केस स्टडी होती है। आप देखते हो ना कि हम बोलते हैं ना कि ये अगर इस तरह के समस्या में अगर ये समाधान हुआ तो अगर सेम समस्या उत्पन्न होती है तो हम दोबारा ऐसे ही करेंगे, होता है ना। तो ये जो हम करते हैं, क्या करते हैं हम, इसको केस स्टडी कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर किसी को पता चला कि अगर भ्रामरी करने से भ्रामरी किया तो अब किसी को बहुत पेन था, मान लो कि माइग्रेन का पेन, तो हमने कई जगह देखा कि भ्रामरी करने से पेन ठीक होती है, तो क्या अदर्स को भी ठीक हो सकती है? हाँ, दूसरे को भी ठीक हो सकती है। तो एक केस स्टडी हो गया। ऐसे जो लोग लॉ की पढ़ाई करते हैं वो केस स्टडी को बहुत गहन अध्ययन करते हैं, क्योंकि वो अगले केस के लिए उसको अप्लाई कर सकते हैं जो पहले किसी केस में हो चुका है। कानून की जो पढ़ाई करते हैं उसमें केस स्टडी बहुत मैंडेटरी होती है। जो डिफेंस में होते हैं वो लोग क्या करते हैं, उनको उनके सामने पूरा जो बड़े बहुत बड़े जो सीनियर ऑफिसर होते हैं, दुनिया में किस युद्ध को किस तरह से लड़ा गया, किस तरह से फाइट किया गया, उसको पूरा डिटेल उनको मतलब एक स्टडी के लिए उनको मिलती है कि इनमें से अगर हमको दोबारा करने पड़ेंगे तो हम कैसे करेंगे। यहाँ तक कि बहुत सी चीज़ों को जो है वो गोपनीय भी रखा जाता है, जैसे कि कोई युद्ध में क्या क्या स्टेप्स लिया गया था वो सब चीज़ों को हटा दी जाती है, क्योंकि हो सकता है कि दुश्मन उस केस को पूरा अध्ययन करके कुछ काट निकाल ले, नहीं दिखा जाता। केस स्टडी होती है जो सेम टाइप को रिपीट हो सकता है। सेम तरह से अगर आप देखो कि हमने देखा कि किसी बीमारी में किसी पर्टिकुलर दवाई अगर या किसी पर्टिकुलर चीज़ इलाज कम काम कर गया, किसी को बहुत ज़्यादा कोई पेन है कुछ है तो उनको एक कोई खास पॉइंट को दबा करके ठीक कर दिया गया, जैसे हम लोग एक्यूपंक्चर वगैरह में करते हैं। अच्छा, उसका ऐसा ठीक हुआ तो आप भी चले जाते हो तो मेरा भी ऐसा ठीक कर दो। आपने क्या देखा? आपने एक केस को जो देखा कि आपके किसी दोस्त का ठीक हुआ तो आपने भी चला गया कि चलो उसका ठीक हुआ है तो उसको हमें रिपीट हो सकता है सेम चीज़ों को, तो आप चले गए तो आपका भी ठीक हो गया। ये केस स्टडी होती है जो सेम टाइप के, इसीलिए बोल रहा हूँ कि बार बार इससे देखो। इनके ये जितने भी पेपर्स होंगे, इस पेपर में आपको हर यूनिट में आपको लगभग सब यूनिट में आपको यही देखनी पड़ती है, मैथ्स वगैरह छोड़ करके, कि किस तरह से आप उसका आंसर तक पहुंचेंगे। क्या बोला है कि दैट विल बी एप्लीकेबल टू अदर सिचुएशन ऑल्सो। आप बताओ एप्लीकेबल बाकी सिचुएशन में क्या हो सकती है? कोहॉर्ट तो नहीं हो सकती, पैनल नहीं हो सकती, ब्लाइंड नहीं हो सकती। क्या बचेगा? केस स्टडी बचेगा। किसी को डाउट तो पूछे। पुंडुक जी समझ आ गया? जी सर। कोई डाउट है? नहीं सर, समझ आ गया। 33 बताएं। When the researcher does not know the identity of the experimental, प्लेसेबो क्या होती है वो अभी समझा दिया था आप यहाँ पे। प्लेसेबो क्या होती है? एक्सपेरिमेंटल एंड प्लेसेबो ग्रुप, द स्टडी इज टर्म्ड एज, इस स्टडी को हम क्या कहते हैं? When the researcher does not know the identity of the experimental, एक्सपेरिमेंटल जो शोधकर्ता है वो एक्सपेरिमेंटल और प्लेसेबो ग्रुप की आइडेंटिटी का नहीं जानता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ब्लाइंड, डबल ब्लाइंड, पैनल, कोहॉर्ट। इसमें हम एक बार ब्लाइंड और डबल ब्लाइंड, अभी मैं आंसर तो ब्लाइंड ही आना था, लेकिन डबल ब्लाइंड में क्या होती ब्लाइंड आ है? गया, हाँ ठीक है, मैं बता देता हूँ आपको डबल ब्लाइंड क्या होती है। कंफ्यूजन हो गया। कोई बात नहीं, मैं बोल देता हूँ। ब्लाइंड में तो एक को पता नहीं रहता, एक ब्लाइंड में जो है किसी एक को पता नहीं होता, लेकिन जो डबल ब्लाइंड होती है ऐसे स्टडीज में पार्टिसिपेंट्स और रिसर्चर दोनों को ही नहीं पता होता है तो कौन किस में है। जबकि कुछ शोध ऐसे होते हैं जिनके दोनों को पता होता है, और ब्लाइंड में क्या होता है कि वन एंडेड होती है।
और डबल ब्लाइंड में क्या होती है कि हम इसको ऐसा अगर डिफाइन करें इसको, डबल ब्लाइंड स्टडी इज दैट इन विच पार्टिसिपेंट्स एज वेल एज रिसर्चर आर अनअवेयर अबाउट हु इज रिसीविंग अ पर्टिकुलर ट्रीटमेंट। डबल ब्लाइंड में ये होता है कि तो रिसर्चर जो शोधकर्ता होता है उनको भी नहीं पता होता कि रिसर्चर मतलब प्लेसिबो ग्रुप ही बोल सकते हैं ना। रिसर्चर मतलब शोधकर्ता जो शोध कर रहा है। जैसे अगर आप पीएचडी कर रहे हो तो आप रिसर्चर हो गए। तो प्लेसिबो ग्रुप हो जाएगा क्या वो? नहीं, मैं अभी उसको बताता हूँ कि क्या आंसर होगा, लेकिन ये जो आपको जो मैं डबल ब्लाइंड को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, डबल ब्लाइंड क्या होता है। डबल ब्लाइंड में क्या होता है कि दोनों में से ना तो आपका पार्टिसिपेंट्स जो कर रहे हैं उनको भी नहीं पता होता है कि उनको क्या दिया जा रहा है, और जो आपका शोधकर्ता होता है उनको भी नहीं दिया जाता है। इसका फायदा क्या होता है कि ये बहुत यूजफुल होता है बायसिंग को कम करने के लिए, और जब आपका प्लेसेबो इफेक्ट होती है उसको भी आपको कंट्रोल करने के लिए भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो इसका हाँ, जैसे कि सपोज करो अभी मैं रिसर्चर हूँ और मैं देखना चाहती हूँ कि सामने वाले बंदे को अनुलोम विलोम काम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हाँ। तो अगर मैं जानती हूँ कि मैंने अनुलोम विलोम दिया है तो काम आएगा या नहीं आएगा, तो फिर मैं उसको बोलूंगी अरे कर तू अनुलोम विलोम, फिर वो बोलेगा नहीं नहीं हो रहा है कुछ, 10 का मैं 15 बढ़ा दूंगी, 15 का 20, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, ऐसे मैं बढ़ाती जाऊंगी क्योंकि मुझे पता है कि उसका इफेक्ट होना है करके। लेकिन आप तो बायस हो गया, मतलब मुझे पता है कि रिजल्ट आना है। नहीं, आपने मान लीजिए कि अनुलोम विलोम मान लो काम ही नहीं करता, सपोज अनुलोम विलोम छोड़ के मान लीजिए कि आपने सूत्र नीति और जल नीति पे आपने काम कर दो किसी का पाचन तंत्र पे प्रभाव देखने के लिए, और आपको देखना है कि पाचन तंत्र में प्रभाव आता है कि नहीं आता, लेकिन आपको खुद का एक विश्वास है कि नहीं योग का हिस्सा है तो जरूर होना चाहिए, लेकिन आपने खुद से ही बोल दिया कि नहीं ये पाचन तंत्र में अफेक्ट करता है, लेकिन हकीकत में क्या नहीं करता, तो ये क्या हो गया, आपका पक्षपात हो गया। आप अगर जानते हो कि हाँ ऐसा करता है फिर आप कराते हो तो दूसरी बात है। यहाँ पे आप पक्षपात कर रहे हो, मतलब जो चीज नहीं है उसको भी आप हाँ मैं बोल रहे हो। ये क्या होगा, डबल ब्लाइंड क्या होगा, अनुलोम विलोम तो मान लो आप एक्टिविटी करके करा रहे हो, मान लो ए और बी दो मेडिसिन है, इन दोनों मेडिसिन का आपको जांचना है तो मेडिसिन आपका एक ही तरह का गोली बना दी गई, दोनों ही का मतलब सफेद रंग का दोनों गोली है। अब उसके रैपर को अलग अलग रखा गया था और तीसरे किसी को पता है कि कौन से रैपर में क्या गोली है, लेकिन हम लोगों को कुछ नहीं पता है कि उसमें कुछ नाम कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो हमने उसको दे दिया। तो ना तो शोधकर्ता को पता होगा कि कौन से गोली का क्या असर है, और न ही आपका जो पार्टिसिपेंट्स है उनको पता होगा। इस तरह का क्या होती है, कोई इसमें कोई मतलब बायसनेस नहीं आएगी, कोई पक्षपात हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैं अगर गोली ए के लिए काम कर रहा हूँ या गोली बी के लिए, मुझे पता ही नहीं है कि इनको कौन सी गोली दी गई है मान लो कि मैं गोली बी के लिए काम कर रहा हूँ और मेरा दावा कि गोली ए से ज्यादा बेहतर है, तो गोली ए और गोली बी को दोनों को ही जो है दोनों ही देखने में वाइट है, और वो किसी और के पास रिकॉर्ड है और उसमें से कोई भी उसको पता है कि किसको मान लो कि उसने क्या किया, किसी को सबको एक मतलब सीरियल नंबर दिया 1 2 3 4 ऐसे सीरियल नंबर दिया, और उसने लिख के रखा है कि किस सीरियल नंबर को कौन सी गोली दी गई, बाकी बस खाली ले लिया, खाली गोली ले लिया। तो मुझे नहीं पता कि कौन सी दवाई ए वाला लिया कि बी वाला लिया। बाद में जो उसके पास जो पूरा रिकॉर्ड रहता है उसको मैच कराता है कि किसी और के पास कि किसको क्या गोली दी गई थी और उसका क्या असर आया, तो उससे क्या होती है, बायसनेस बहुत आपका कंट्रोल हो जाती है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका जो आंसर क्या हो जाएगा 33 का बी हो जाएगा, डबल ब्लाइंड। डज नॉट नो, व्हेन द रिसर्चर डज नॉट नो द आइडेंटिटी ऑफ द एक्सपेरिमेंटल, जो बताया भी आपको, दवाई की गोली ए दवाई की गोली जो ए है, दवाई की ए गोली और बी गोली में से कौन सा आप ले रहे हो ये आपको भी नहीं पता होता है, इसलिए क्या होगा, वो डबल ब्लाइंड हो जाएगा। द इजीएस्ट एटीट्यूड स्केल विच इज सबमिटेड रेटिंग स्केल इज द, बताओ ये चारों शायद मैंने अभी कराया नहीं है ना, 34 को कराने के बाद पूछूंगा। ब्रेनस्टॉर्मिंग as a method can be used.
ऐसे में बोल देता आपको, जो आपका जो लाइकेट स्केल होता है ये क्या करता है, आपको रिस्पॉन्स करता है, इंडिकेट करता है कि किसी आपका, जैसे हम बोलते हैं ना कि किसी आइटम का जो एग्रीमेंट होती है, जैसे मान लीजिए कि हम बोलते हैं ना कि आप कोई सामान इस्तेमाल करे हो तो आप उसका क्या करते हो, रेटिंग करते हो, मतलब 5-7 पॉइंट्स ऐसे आप इसको स्केल बना देते हो। उसमें क्या करते हैं कि स्कोर इज सम ऑफ द स्कोर्स ऑफ द आइटम, ईच आइटम ऑन द स्केल। जैसे मान लो कि आपके घर पे अमेजोन वाला या कोई आपका ऑनलाइन कोई सामान देखा गया है, तो आपने उनको बोला कि आप रेटिंग करो कि जो प्रोडक्ट डिलीवरी में आप क्या बोलोगे, आप कितना रेटिंग करोगे, जो आपका डिलीवरी बॉय जो डिलीवरी करके गया है। फिर आप बोलो कि सामान के पैकिंग में कैसे आपके कितना रेटिंग दोगे, क्या सामान आपके घर में सही तरह से पहुंच गया, इसका कितना रेटिंग दोगे, क्या सही टाइम पे पहुंचा है, जिस टाइम पे हम प्रॉमिस किए थे, इसका कितना रेटिंग दोगे, प्राइस के अकॉर्डिंग क्या रेटिंग दोगे, ओवरऑल आपका क्या एक्सपीरियंस है, आप क्या रेटिंग दोगे। इस तरह से जो है आप इसको कई हिस्से में डिवाइड कर देते हो। तो ये जब हम करते हैं उसका नाम होता है आपका लिकर्ट स्केल जो होती है, उसका हम कहते हैं इसको, जो मैंने बता दिया, मैं शायद छूट गया होगा जिसमें जब पढ़ा रहा था उस समय। तो ऐसे स्केल का आप इसका बहुत अच्छे से फैमिलियर हो ही। आप जब भी अमेजोन से कुछ अगर आप देते हो आंसर, कुछ खरीदते हो अमेजोन से, तो वहाँ पे आपको ऐसे करने वो इसी स्केल से आपको पूछते हैं कि डिलीवरी जो आपको मिला है उसका एक्सपीरियंस क्या है, फिर आपका जो पैकिंग का एक्सपीरियंस आपका क्या है, टाइम से मिला कि नहीं मिला, ऐसे बहुत सी चीज़ों पे वो आपसे मतलब फीडबैक लेते हैं। तो ऐसे स्केल जो होती है, फिर उसके बाद सबका सम करते हैं स्कोर को, उसके बाद वो आपका एक रेटिंग बनाते हैं। इसको हम कहते हैं आपका लाइकेट स्केल कहते हैं। फिर आता है आपका गटमैन स्केल। गटमैन में क्या होती है कि जो शोधकर्ता होता है वो प्रिपेयर करता है एक सेट ऑफ स्टेटमेंट, उस स्टेटमेंट के साथ वो क्या करता है, रिफ्लेक्टिंग होता है कि इंक्रीजिंग इंटेंसिटी ऑफ एटीट्यूड रेटिंग, एटीट्यूड जो उससे संबंधित होती है, जो रिलेटिंग होती है द कंसेप्ट अंडर स्टडी, जिसका वो स्टडी कर रहा है उसके साथ वो संबंधित होती है। ये क्या करते हैं आपका, जैसे आपका हम देखते हैं कि ये स्टेटिंग द बेस द स्टेटमेंट विथ विच द रेस्पोंडेंट क्या बोलते हैं, रेस्पोंडेंट को आप एग्री करते हो कि डिसएग्री करते हो, एक स्केल बना देते हैं। आप देखते हो कि इसमें लिखा होता है, जैसे वोडाफोन वगैरह का आपका जब कोई अगर आपने किसी से बात किया, किसी कस्टमर केयर से, तो वो इस स्केल का हम देखते हैं कि उसके आपका यूज़ करता है। आप बोलता है कि आप इनके जो है आप 1 से लेकर 5 के अंदर आप रेटिंग दो, जिसमें 1 का मतलब है स्ट्रांगली डिसएग्री और 5 का मतलब है स्ट्रांगली एग्री, और बीच में आप कैसे बना देते हैं, ना तो आप डिसएग्री ना तो एग्री, और एवरेज ऐसा ऐसा आपका 5 तक का आपको, या 5, 7, 10 इस तरह से आपको बना देता है स्केल। जैसे मान लीजिए कि ये आपका रेटिंग स्केल हो गया। तो इसमें उन्होंने बोला कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे बना दिया उन्होंने, और आपसे बोला 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे 10 तक भी कर सकते किसी किसी जगह पे। मान लो अगर 10 तक कर देते हैं तो ऐसा कुछ बनेगा, ये आपका स्केल हो जाएगा। फिर वो नंबर लाइन की तरह 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। अगर आप 10 करते हो तो स्ट्रांगली एग्री होता है, 1 करते हो तो स्ट्रांगली डिसएग्री होता है, 5 करते हो तो उनके बीचों बीच आता है। फिर आप 5 से जितना राइट की तरफ जाओगे आप एग्री की तरफ जाते हो, और 5 से जितना आप लेफ्ट की तरफ जाओगे आप डिसएग्री की तरफ जाते हो। ये आपका स्केल बनाते हैं और आपके फीडबैक लेते हैं। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि लोगों के पास इतना समय नहीं होता कि आपको हर मतलब पार्ट पे फीडबैक दे। जब आपका लाइकेट स्केल होता है उसका हर चीज़ पे आपको फीडबैक दे,
तो इससे क्या होती है, आपको उनका एक ओवरऑल जल्दी से भी फीडबैक मिल जाती है। तो इस स्केल को हम कहते हैं गटमैन स्केल कहते हैं इसको, जो आपका ऑप्शन में पूछा गया है। फिर आपका आता है सी वाला पार्ट, थर्स्टन स्केल। ये क्या आता है कि आपकी स्टेटमेंट होती है, इट कंसिस्ट ऑफ स्टेटमेंट विद अ सर्टेन, आपका एक एस्क्राइब वैल्यू, मतलब एक आपको उत्तरदायी वैल्यू, आपका एक मतलब रिस्पॉन्सिबल एक वैल्यूज के साथ होती है, जो क्या करते हैं आपका इस वैल्यू के साथ वो रिस्पोंडेंट का एग्री है या डिसएग्री है, इसके ऊपर काम करता है। एंड द ओनली दोज विच दे एग्री आर स्कोर्ड, जो लोग खाली एग्री करते हैं उनका खाली स्कोर किया जाएगा, और जो डिसएग्री करते हैं उनका स्कोर नहीं किया जाएगा। रिस्पोंडेंट में से उनसे खाली एक ही चीज लिया जाता है कि आप एग्री करते हो कि डिसएग्री करते हो, और जो लोग एग्री करते हैं उनका लिया जाता है द ओनली दोज with which they agree are scored. The respondents score on the scale corresponding, क्या करते हैं वो, फिर उसके मीडियन स्कोर के साथ लेते हैं जिसमें वो एग्री करता है। नॉर्मली क्या होती है, इन सब का इस्तेमाल होती है अलग अलग आपका जगह पे। तो फिर ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका 34 का जो पूछा गया है। हेलो, हाँ, तो इजीएस्ट क्या होगा, शायद इसे माइक ऑन है, ऑफ कर दीजिए। तो इजीएस्ट क्या हो जाता है आपका, इसमें सब चीजों को जानने के लिए कौन सा होगा, ये स्केल, लाइकर्ट स्केल, क्योंकि उनसे क्या होगा सब सारे चीज का आपका मिल जाएगा, आपका फीडबैक मिल जाएगा हर चीज का, इसलिए क्या हो जाएगा आपका 34 का डी हो जाएगा। 35 का बताए क्या, पंडित जी ने बोला है डी बोला है, आप में से आपका डी मानते हैं। ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या होता है, ब्रेनस्टॉर्मिंग एक ऐसा मेथड होता है जो जनरेट करता है क्या, न्यू आइडियाज, फ्री थिंकिंग, एनवायरमेंटल टू सॉल्व ए प्रॉब्लम। आप देखते हो कि बच्चों के लिए क्या होता है, जो काफी जो आपका हाई लेवल के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें लिखा होता है ऐसे कि वो ब्रेनस्टॉर्मिंग क्वेश्चंस है, कोई मैथ का क्वेश्चन हो गया, फिजिक्स का कुछ क्वेश्चंस हो गए, जिसमें बहुत ज्यादा दिमाग लगता है। तो इसलिए क्योंकि उसका कारण क्या होता है, ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या करता है, दैट इज अ मेथड फॉर जनरेटिंग न्यू आइडियाज। आप जितना उसमें ज्यादा आप सोचोगे, आप नए नए आपका मतलब आइडियाज मिलता जाएगा, नए नए आपका, छोटे छोटे बच्चे भी आपको बहुत बड़े बड़े काम कर लेते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि स्टूडेंट्स सर इसमें फिशबोन डायग्राम आएगा ना, किसमें, इसमें ब्रेनस्टॉर्मिंग में जो जनरेटिंग न्यू आइडियाज है ना, उसमें फिशबोन डायग्राम आता है, एक फिश के जैसा डायग्राम ड्रॉ करने का, हाँ जी, उसको बीच में से लाइन खींच के, लेकिन उसमें अभी यहाँ पे डायग्राम के बाद इसमें नहीं है, लेकिन हाँ ठीक है, ऐसा करते हैं उसको, जब डिस्कस करते हैं तो नए नए आइडियाज को, नए नए आपके एरियाज के इंटरेस्ट को आप वो ड्रॉ करके दिखा सकते हैं, सबको समझ में आएगा। अभी मेरे पास तो डायग्राम अभी है नहीं, मैं डायग्राम आपको निकाल के मैं पीडीएफ बना के आपको दिखा दूंगा अगले क्लास में। अभी मुझे बनाने में तो काफी समय लग जाएगा डायग्राम, लेकिन ये क्या करता है, नए आइडियाज को जनरेट करता है उस पर्टिकुलर इंटरेस्ट में, जब आपका ब्रेनस्टॉर्मिंग होता है तो क्या होगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ये ऑप्शन है क्या बोलता है आपका, आउट बॉक्स थिंकिंग, ये तो नहीं होगा। ये एक्चुअली काम क्या करता है, बहुत ज़्यादा अच्छे से, जैसे आपने सुना होगा कि जैसे इजराइल वगैरह में ऐसे होती है, और भी कई कंट्री में होते हैं, जापान वगैरह में होता है कि बच्चों को देते हैं कि आपके पास कुछ नया आइडिया है तो आप लेके आओ। और जैसे इजराइल में ऐसे मॉडल होता है कि उनके पास कुछ नया आइडिया अगर है तो आप एक्सपर्ट को दिखाओ, अगर एक्सपर्ट ने उसको हामी भर दिया तो फिर गवर्नमेंट उसको स्पॉन्सर करती है, और गवर्नमेंट बोलती है कि ठीक है आप काम करो, लेकिन अगर लॉस होता होगा तो हम आपको सपोर्ट करेंगे, अगर काम कर जाता है तो आपको बहुत सी अपॉर्चुनिटी मिलती है वहाँ पे। तो ये जो नए नए आइडियाज आती है, बच्चों को बहुत इनकरेज की जाती है, इसको हम कहते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड। इसका इस्तेमाल किस लिए करते हैं, नए नए आइडियाज को उस पर्टिकुलर एरिया के फील्ड में आगे करने के लिए। क्रिटिकल थिंकिंग नहीं होगा। ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड का जो परिभाषा है बता दिया, इसका ये एक ऐसा मेथड होती है जो जनरेटिंग करता है न्यू आइडियाज, फ्री थिंकिंग,
फ्री थिंकिंग एनवायरनमेंट किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। नॉर्मली क्या होता है, ये कहाँ का अप्लाई की जाती है, इट यूजुअली इन्वॉल्व इन ए ग्रुप अंडर द डायरेक्शन ऑफ द फैसिलिटेटर, किसी के डायरेक्शन में उसको करते हैं इसको। पार्टिसिपेंट क्या होती है, वो करते हैं वो पोटेंशियली ड्रॉ करता है वो एक एसोसिएशन बिटवीन द किसमें किन के बीच में, जो आइडियाज़ होते हैं या उसका जो आपका सॉल्यूशन स्पेस होता है इसके बीच में। तो जैसे आईआईटी वगैरह में जो होते हैं ना, जो आपका जो आईआईटीएंस होते हैं वो इस तरह पे काम करते हैं। आपने सुना होगा कि एक आपको मैं बता देता हूँ कि किस तरह से इसका कितनी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, एक एग्जांपल के तौर पे बता देता हूँ लेकिन थोड़ी साइंस आ जाएगी क्योंकि साइंस की बात है इसमें। आप जानते हो हम पेट्रोलियम इत्यादि से हम एनर्जी जनरेट करते हैं, उससे हमारे गाड़ी इत्यादि चलती है। पेट्रोलियम वगैरह जो होती है उसमें हाइड्रोकार्बन होता है, मतलब कार्बन होती है और हाइड्रोजन होती है, एक लंबी सी श्रृंखला होती है। ज़्यादा मैं केमिस्ट्री में नहीं जाऊँगा, सबको नहीं समझ में आएगा। एक कार्बन और हाइड्रोजन से बनती है वो, उसके चेन होती है, उसके आधार पर हमें एनर्जी मिलती है। हाइड्रोजन जो होती है ये काफ़ी ज़्यादा आपका कैलोरीफिक वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन हाइड्रोजन का दिक्कत ये है कि अकेला मतलब सिंगल हाइड्रोजन रह नहीं पाता, किसी के साथ रहता है अकॉर्डिंग टू मतलब आपका केमिस्ट्री के जो रूल्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग। और वो जब किसी के साथ रहता है, जैसे हम बोलते हैं कि सबसे बहुत ज़्यादा हम देखते हैं कि H2O देखते हैं। अब ये कंसेप्ट आया कि अगर पानी का मॉलिक्यूल को ले लिया जाए और उसका अगर इलेक्ट्रोलिसिस और दूसरे तरीके जितने भी और भी तरीके हैं उससे अगर हम इस मॉलिक्यूल को अगर सेपरेट कर दें तो क्या बनेगा, आपका हाइड्रोजन बन जाएगा और ऑक्सीजन आपका अलग हो जाएगा अगर उसको हम कन्वर्ट करें। तो ये जो हाइड्रोजन गैस बनेगा, इस गैस को अगर हम एनर्जी में चेंज करें तो दूसरे चीज़ों से बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है, मतलब बहुत ज़्यादा एनर्जी इसमें मिल सकता है। और एक ऐसे इंजन अगर बनाया जाए कि जो इस एनर्जी को आपका मैकेनिकल एनर्जी में चेंज कर दे, तो जो पेट्रोलियम से जो आप पेट्रोलियम डीजल से जो इंजन जो कार जब चलाते हो उसके जगह अगर वाटर से अगर जो एनर्जी को प्रोड्यूस करने वाला कुछ अगर मिल जाए तो बहुत ज़्यादा कम मात्रा में, क्योंकि भारत में क्या है कि इंडिया में चारों तरफ आपका हम देखते हैं कि हमारा चारों तरफ बहुत सारा सी है, बहुत समुद्र है, और उसको अगर कर सकते हैं तो समुद्रिक पानी को लेकर के तो बहुत सस्ता भी हो जाएगा और हमें दूसरे देशों पे डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा और पॉल्यूशन भी नहीं होगा और बहुत अच्छा हो जाएगा। और इस पर काम किया भी गया, एक यूनिवर्सिटी है जहाँ पे इसको शो भी किया गया और वो सक्सेसफुल भी था। और ये पाया गया इसमें कि नॉर्मल वाटर से आपका समुद्री पानी ज़्यादा अच्छा काम करता है, क्योंकि ऑलरेडी वो सॉल्टेड होता ही है, मतलब उसमें सॉल्ट का मात्रा ज़्यादा होती है। नॉर्मल वाटर का जो पानी होती है उसका डेंसिटी 1 के आसपास होती है, और जबकि जो समुद्र का पानी होती है उसका डेंसिटी मोर देन 1 होती है। इसलिए हमें समुद्र में जिनको तैरने आता है उसको तैरना आसान हो जाता है क्योंकि उसमें नमक होता है। तो ये जब आपका एक जब इसका हम कह सकते हैं कि इसमें जब काम किया गया और ये जब सामने आया तो काफ़ी ज़्यादा चर्चा में आया और काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर टेक्नोलॉजी पे काम किया जा रहा है। अगर भविष्य में जब तेल का, पेट्रोलियम का या दूसरी चीज़ का जब कम हो जाएगा तब इस पे और ज़्यादा शोध किया जाएगा तो क्या होगा, हमारे समस्या हल हो सकती है। तो ये जहाँ से शुरू हुआ था, तो अगर ये सब चीज़ें एक स्टूडेंट से आपका शुरू होता है जो इस तरह के सोचने वाले होते हैं और आगे जाके एक बहुत बड़ा रूप ले लेता है। तो ये आपका इसका एग्जाम्पल हुआ। मैंने बहुत छोटा कर दिया क्योंकि उसमें बहुत सारा टेक्निकल बातें थी, तो ताकि सबको समझ आ जाए इसलिए मैंने इसको काफ़ी समराइज कर दिया इसको। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका होगा, जनरेटिंग न्यू आइडियाज इन द एरिया ऑफ इंटरेस्ट। वो इंटरेस्ट कौन सा एरिया था, साइंस का था। उसी तरह से अगर आप चाहोगे तो आपका कौन सा एरिया हो सकता है, जैसे कुछ दिन पहले देखा गया था, एक केस आई थी कि किडनी की समस्या को हल करने के लिए तो किसी ने नेचुरोपैथी का हमें कोई एक्सपर्ट मिले थे, तो उन्होंने बोला कि अगर धनिया पत्ती को अगर बहुत ज़्यादा, जैसे आप अगर 100 ग्राम या 150 ग्राम धनिया पत्ती लेते हो और उसको उबाल के अगर पानी को 1/4 करके अगर पीते हो तो वो किडनी में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है और बहुत ज़्यादा आपको मतलब किडनी की समस्या को हल करने में सहायता मिलती है। तो अगर जिनको नेचुरोपैथी में इंटरेस्ट है, अगर इसको अगर शोध को इस चीज़ को और अगर टेस्ट करे करके अगर इसको क्लिनिकली अगर प्रूफ कर दे तो कहाँ से आती है बहुत बड़ी समस्या, क्योंकि हमारे देश में किडनी के बहुत सारे मरीज होते हैं, बहुत सारी दिक्कतें हैं और कुछ जगह पे तो क्रिटिकल बहुत ज़्यादा हो जाती है।
तो ये सब क्या होती है आपका उन्हीं से निकलती है, अगर वो इस तरह के सोच के कोई निकालता है तो। ऐसे बहुत और भी काफ़ी ज़्यादा में सैटेलाइट के मामले में और आपका एडवांस साइंस के मामले में मिलती है। 36 अब पायलट स्टडी इज ऑल्सो कॉल्ड, क्या करते हैं पायलट स्टडी को, क्या कहते हैं डिस्क्रिप्टिव स्टडी, फिजिबिलिटी स्टडी, को रिलेशनल स्टडी या एक्सप्लेनेटरी स्टडी। 36 का बी बता रहे संजय बी, जी। बी फॉर बॉय। बी फॉर बॉय, बताएं क्यों, एक्सप्लेन करें, व्याख्या करें। पायलट बोले तो एक शुरुआत वाली चीज होती है, ऐसे भी बोला जाता है पायलट को। पायलट बैच बोलते हैं ऑफिस में। हाँ जी। पायलट बैच मतलब जो प्राइमरी लेवल की। और फिजिबिलिटी में भी वही देखा जाता है कि ये काम कर सकेगा कि नहीं, मतलब शुरुआत में जो भी हम चेक करते हैं उसी को पायलट कहते हैं। तो इसलिए वो फिजिबिलिटी भी चेक, एक फिजिबिलिटी चेक भी बोल सकते हैं उसको। ठीक है, संजय जी आप बताएं। सर ये जैसे एक्सप्लोरेटरी रिसर्च हमने पढ़ा था, छोटे पैमाने पे हम करते हैं, उसकी वैलिडिटी देखते हैं, अगर वो वैलिड लगता है तो फिर उसको हम एक पायलट स्टडी करके देखते हैं, फिर उसको हम उस पर पूरी रिसर्च करते हैं। बहुत ही अच्छा, आपने मैम ने अभी अच्छी कोशिश की है, बहुत अच्छा ट्राई किया और आपने काफ़ी अच्छे से मतलब आंसर आपने सही दिया आपने। और संजय जी एक्चुअली पायलट स्टडी हम इसलिए करते ही हैं कि अगर फिजिबल है कि नहीं है। मैंने आपको बहुत बार अलग अलग जगह पे बताया था कि मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था कि याद करें कि किसी एक कंपनी ने काफ़ी बड़ा वो प्रोजेक्ट निकाल के शुरू किया था कि अब पानी के अंदर भी उनका नेटवर्क लगेगा, और सच में लगता भी था। लेकिन उन्होंने पायलट स्टडी शायद नहीं किए थे होंगे, कि अगर करते तो शायद पता चलता है कि लोगों का इंटरेस्ट क्यों नहीं हुआ, क्योंकि पानी के अंदर जाकर बात कौन करेगा। तो बात तो पानी के ऊपर ही करनी है, तो पानी के ऊपर अगर बात करनी है तो सस्ता जो आपका ISP मतलब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है उनसे ही ले लेते हैं, कि पानी के अंदर जाकर तो हमें बात ज़्यादा नहीं करनी, मतलब वो फिजिबल नहीं था, कि ज़रूरत नहीं थी, कौन जाएगा पानी के अंदर जाकर बात करने के लिए। तो कंपनी बैठ गई, 1 साल के बहुत उन्होंने पैसा लगाया था, काफ़ी कुछ उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था, लेकिन बैठ गया। यही अगर छोटे पैमाने में करते तो शायद उनको पता चल जाता और इतनी बड़ी इतनी लॉस नहीं होती। सेम तरह से हमारे यहाँ भी बहुत से ऐसे, मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि वीट ग्रास मतलब गेहूं के ज्वार बहुत अच्छी है, लेकिन लोगों में अवेयरनेस है कि नहीं है। अगर आपको किसी को अगर मान लो कि बिजनेस इसका शुरू करनी है, तो अगर पहले ही अगर 2-4 लाख रुपए लगा देगा, और क्योंकि उसका एक टाइम होती है, उस टाइम एक आपका कंज्यूम करनी होती है, तो अगर सेल नहीं होगा तो फिर उसका दिक्कत हो जाएगा कि लोगों में आपका अवेयरनेस भी होना चाहिए, लोगों को समझ भी होना चाहिए। उसी जगह पे अगर आप 1,000-2,000 में अगर शुरू करते हो और देखते हो कि कितना खर्च होती है, कितने लोगों तक पहुंचता है, आप ये भी सोच सकते हो कि अगर अचानक ज़्यादा डिमांड आती है तो आप किसी और से खरीद के आप उसको सप्लाई को पूरा कर दो, ताकि आपका लॉस और फ़ायदा, अगर फ़ायदा नहीं है तो लॉस भी नहीं है। मान लो कि आपने 10 रुपये गड्डी बेच रहे हो, 10 रुपये गड्डी और भी कोई बेच रहा है और आपके पास डिमांड बहुत ज़्यादा आ गया है, आप किसी और से 10 रुपये गड्डी खरीद के उसको दे दो, तो क्या हुआ, आपका कस्टमर भी बना रहा और आपके पास एक डेटा आ गया कि हाँ डिमांड इतनी है, तो आगे जाके आप डिमांड को बढ़ा सकते हो। तो ये सब चीज़ें आप कर सकते हो, मतलब अपने सप्लाई को बढ़ा सकते हो आगे जा करके। लेकिन अगर लॉस हुआ तो आप उसको मतलब उसको आप मतलब सहज जाओगे, क्योंकि बहुत छोटे में था इसे। तो ये आपका फिजिबल है कि नहीं है देखने के लिए हम करते हैं इसको पायलट स्टडी। आप लोगों ने बहुत सही आंसर दिया, वेरी गुड। 37 A questionnaire that offers no scope for any respondents own view is called। ये एक ऐसा जो हम क्वेश्चनर करते हैं, यानी जो हम प्रश्न पूछते हैं, वो जो रेस्पोंडेंट होते हैं उनको कोई स्कोप नहीं देता, उनके अपना खुद का व्यू को नहीं बोलने देता। तो ऐसे को हम क्या बोलते हैं, क्लोज्ड एंडेड। तो फिर किसका व्यू सर? रेस्पोंडेंट का ही तो व्यू जानना चाहते हैं ना हम क्वेश्चनर के द्वारा। क्वेश्चनर ये आएगा, फिर ये तो क्लोज हो गया चैप्टर। ओके, मैं बता रहा हूँ, मैं जो इस क्वेश्चन का एक्चुअल की मीनिंग क्या है, अभी मैं ऑप्शन का मैं बोल देता हूँ कि क्लोज एंडेड पहला ऑप्शन होगा। क्लोज का मतलब सब कुछ बंद हो गया, ये नहीं है। क्लोज एंडेड का मतलब कुछ और है, मैं बता देता हूँ। शेड्यूल ऑप्शन बी, ऑप्शन सी ओपन एंडेड, ऑप्शन डी अनस्ट्रक्चर्ड।
क्वेश्चनर क्या होती है, जब हम प्रश्न करते हैं, प्रश्न करने के बाद मैंने आपको कुछ मौका दिया कि आप भी अपने व्यूज को एक्सप्लेन कर सकते हो, अलग अलग व्यू रख सकते हो। ये एक हो सकता है। और दूसरा हो सकता है कि मैंने एक जवाब तय करके रखा है और मैंने क्वेश्चन पूछा, आपको अगर सही करना है तो आपको वही जवाब बोलनी पड़ेगी जो मैंने जो तय करके रखा है। मुझे और आपके पास और कोई अधिकार नहीं है कि आप दूसरे किसी चीज को आप मतलब जो जवाब मैंने माना है सही है, अगर आप वो जवाब देते हो तो ही आप सही माने जाओगे। अपने तरफ से अगर कुछ बोलते हो तो आपको वो अधिकार नहीं है। ये होती है आपका कि आपको कोई मतलब ये जो इसका मतलब है कि नो स्कोप फॉर एनी रेस्पोंडेंट्स ओन व्यू, आपका कोई अपना व्यू नहीं है। एक जो स्पेसिफिक जो मैंने बताया है वही अगर बोलोगे तो मैं मानूंगा, वरना नहीं मानूंगा। जैसे मान लो आपने एनटीए का एग्जाम दे रहे हो और आपको लगता है कि ऑप्शन ए बी सी में बहुत क्लोज कभी होता है ना, बहुत क्लोज आंसर होता है, तो अगर मैंने जो मान के रखा है वही अगर आप ऑप्शन चेक करो, आप अगर टिक करोगे तो ही आपको मार्क्स मिलेगा। आपने दूसरा कुछ अगर टिक किया है, हो सकता है कि वो भी पार्शियली या बहुत अच्छी काफी हद तक सही भी हो, अगर मैंने उसको नहीं माना है तो आपका नंबर नहीं मिलेगा। इस तरह के तो आपका कोई अपना कोई खुद का व्यू रखने का कोई अधिकार नहीं है। जो व्यू आपका जो आपसे मांगा गया है, जैसा अगर एग्जाम ले रहे हैं एनटीए, तो एनटीए का जो व्यू है वही मैच करना होगा, आपका अपना नहीं होगा। ये होती है आपका कि आपका नो स्कोप फॉर एनी रेस्पोंडेंट्स टू ओन व्यू, इसका मतलब ये होगा। तो ये क्लोज एंडेड होंगे, शेड्यूल ओपन एंडेड होंगे या स्ट्रक्चर्ड। 37 का सब कोई बोल रहे हैं ओपन एंडेड, कोई बोल रहे हैं ओपन एंडेड। ओके, सिर्फ शेड्यूल होना चाहिए बी। मैं बार बार बता रहा हूं आप लोगों को। संजय खन्ना जी 37 का, संजय जी आप दोनों बोल रहे हो, बी बोल रहे हो, ए बोल रहे हो, कौन सा बोल रहे हो? अच्छा बी और 37 का आपने ये बोला है, ठीक है। 36 का बी था, 37 का ए है। ठीक है, आपने बोला क्लोज यानी स्ट्रक्चर्ड। ओके, 37 का सी बोल रहे हो रंजना जी, आप सी क्यों बोल रहे हो? नहीं बी हो गया सर, अब समझ में आया ना। नहीं, बी भी नहीं होगा, आपसे आंसर नहीं होगा। बी तो आप शेड्यूल कर रहे हो। ओपन एंड क्या होती है? ओपन एंड में आपको मैंने बहुत बार इसका एग्जांपल दिया था, आप याद करो। ओपन एंड वो होता है जब आप थियोरेटिकल आंसर लिखते हो, आपसे पूछा गया कि कोई मान लो कि इतिहास का कोई प्रश्न पूछा गया है और आप उसको आंसर को लिख रहे हो, उस समय आप अपना व्यू भी लिख रहे हो, जो आप जो सोचते हो उसको भी लिख पा रहे हो, और इससे कुछ नंबर भी मिलेंगे। क्योंकि अगर आपने कुछ लिखा है अपने व्यूज के हिसाब से, अपने हिसाब से, तो उसका जितना पार्ट सही होगा उतना पार्ट का नंबर मिलते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मतलब एमसीक्यूज में और जो रिटर्न में यही अंतर होता है कि रिटर्न में थोड़े बहुत नंबर मिल ही जाते हैं, क्योंकि आपका जो लिखोगे वो भी तो अपना कुछ कहीं ना कहीं तो सही होगा। हो सकता है कि सारा आपका जो एग्जामिनर के अकॉर्डिंग सारा कुछ आपका सही ना लगे एग्जामिनर को, लेकिन कुछ तो सही लगेगा। अब मान लीजिए एक बच्चा है, उससे पूछा गया है कि भाई आप मान लो, मैं एक सिंपल क्वेश्चन दे देता हूँ कि फाइंड करो एरिया ऑफ सर्कल, फाइंड करो। तो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। बच्चे ने क्या किया, पाई आर स्क्वायर लिखा। अब आर क्या वैल्यू था आपका 7 था, तो उसमें डायमीटर आपका 7 था। मान लो कि डायमीटर दिया हुआ था 7 दिया था, तो डी इज इक्वल टू 7 दिया था, तो आर क्या हो जाएगा डायमीटर बाई 2, तो 7/2 होगा। बच्चे ने गलती से क्या किया कि उसने 7 ही रख दिया और 7 रख के उसने कैलकुलेट कर दिया। अब उसमें क्या हुआ, स्टेप मार्किंग के लिए बताया जाएगा कि बच्चे ने ये तो सही लिखा था, एरिया का फॉर्मूला तो सही लिखा था, कैलकुलेशन में उसने मिस्टेक कर दिया। तो अगर 6 मार्क का क्वेश्चन होंगे तो शायद उसको 3 मार्क्स मिल जाएंगे, क्योंकि उसका एंड का जो उसने जो बोला है उसका व्यूज का जितना उसने सही बोला उसको मार्क्स मिला। तो ये क्या हुआ आपका, उसको अधिकार था बोलने के लिए। लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, एमसीक्यूज होंगे, तो एग्जैक्टली r/2 रखने पे जो आंसर होगा, क्योंकि अगर r/2 रखते हैं तो पाई इंटू 7/2 का स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2, ये करेंगे और ये 11 हो जाएगा, 7 कट जाएगा
तो क्या होगा 77/2 आ जाएगा। तो अगर ऑप्शन ए बी सी और डी में एक में कहीं रहेगा, मान लो 77/2 रहेगा, अगर बच्चा उसी को अगर टिक करता है 77/2 मान लो ऑप्शन ए में है, और इसमें मान लो कि 60 है, इसमें मान लो 50 है, इसमें मान लो कि 30 है, तो अगर उसने ये वाला पार्ट करेगा तभी मार्क्स मिलेगा, और अगर उसने 7 रख कर निकाल दिया तो दूसरा जो ऑप्शन अगर आता है तो उसका मार्क्स नहीं मिलेगा। तो ये हो गया कि जब वो लिखित रूप से एग्जाम देता है तो होती है ओपन एंडेड, और जब वो एमसीक्यूज के रूप में देता है कि पहले से जो आंसर तय है वही मानना है, उसे कहते हैं क्लोज एंड। मैंने बहुत बार एग्जांपल दिया था, मैंने फिर से दे दिया कि कुछ लोग शायद नए होंगे तो उन लोगों को क्लियर हो जाएगा। तो ये तो एमसीक्यू क्लोज्ड एंडेड में आ जाएगा, बिल्कुल सबको क्लियर हो गया ना। और डिस्क्रिप्टिव ओपन एंडेड में। जी, आप देख रहे हो ये सब जून में पूछा गया था, कितने लेटेस्ट सब क्वेश्चन है, और कैसे पूछे गए थे कि आपको कॉन्सेप्ट को कितनी गहराई से जांचे। आप में से कोई बोलो कि जिन्होंने सही आंसर दिया है, कौन से वर्ड को, किस वर्ड से आपने पकड़ा है इस आंसर को। संजय जी आप बोले किस वर्ड से आपने? मैंने तो तुक्का मारा था। कोई बात नहीं, तो कभी बाकी कोई तो उसमें सूट कर भी नहीं रहा। ठीक, क्लोज एंडेड आपने बताया ही हुआ है सर पहले कि जिसमें ऑप्शन नहीं होती है रेस्पोंडेंट की, मतलब लिमिटेड ऑप्शन होती है उसमें जो हम आंसर देते जैसे मल्टीपल चॉइस, और शेड्यूल एक अलग तरह का होता है, जैसे मतलब रेस्पोंडेंट हमारे सामने होता है, इंटरव्यू की तरह उनसे क्वेश्चन पूछते हैं, वो आंसर देते हैं। यहाँ पे और ओपन एंडेड में डिस्क्रिप्टिव टाइप की, सर डिस्क्रिप्टिव कुछ भी आंसर दे सकती है। ठीक है, आपने तो बाकी के आंसर इसमें लगे। हाँ ठीक है, आपने सारे ऑप्शन को मतलब मैंने नो स्कोप वर्ड को ही क्लोज से कनेक्ट करके तुक्का मारा था। ठीक है, एग्जैक्टली यहाँ पे कनेक्टिंग वर्ड नो स्कोप है। नो स्कोप जो होता है, अगर आपने खाली परिभाषा अगर आप खाली याद है तो नो स्कोप किसके लिए होती है? क्लोज के लिए होती है, बस इसलिए आपका आंसर मिल जाती है। स्कोप अगर होगा तो ओपन हो जाएगा। बाकी स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चर आपको पता, शेड्यूल और स्ट्रक्चर आपको पता है क्या होती है आप लोगों को, मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, इसको बोलने से और ज़्यादा टाइम नहीं जाएगा। तो ये इसी आपका एक वर्ड है जिससे आपने आंसर को पकड़ा कि क्या होना चाहिए। करेक्ट है ना संजय जी? जी सर। मतलब मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आपने वर्ड को समझ गया ना कि हमें कैसे पकड़ने होते हैं। ये आपको ये कनेक्टिंग वर्ड को आप पकड़ो। 38 इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च पैराडिज्म the focus concern on the interpreting reality in terms of participants perspective। अब आप इसका ऑप्शन पढ़ के खुद देने की कोशिश करो। मैं इस बैसाखी को हटाना चाहता हूं कि मैं हर चीज को पूरा एक्सप्लेन कर देता हूं, फिर आप आंसर देते हो तो एग्जाम में नहीं मिलेगा। एग्जाम में आपको खुद पढ़ के देने पड़ेंगे। आप लोग कोशिश करो खुद से पढ़ के पहुंचने का। सर्वे होगा सर। यहाँ मैं जिन लोगों का डेमोग्राफिक नहीं, एथिक्स तो नहीं आएंगे, सर्वे। हाँ, मतलब उनका व्यू जानना है ना, उनको क्या लगता है, ये जो वर्ड है पार्टिसिपेंट को क्या लगता है, वो किस तरह से सोचता है। जी, इसका मतलब होती है आदर्श। जो लोग हिंदी में कर रहे हैं इसका मतलब आदर्श होती है, जो पैराडिज्म होती है इसका मीनिंग होती है। और पर्सपेक्टिव का मतलब तो पता ही आप लोगों को, ये परिप्रेक्ष्य होता है, हिंदी में बोलते हैं इसको परिप्रेक्ष्य। फिर भी मैं लिख देता हूँ जिन लोग हिंदी में कर रहे हैं। कैसे लिखते हैं परिप्रेक्ष्य? ऐसा ही लिखते हैं। सर्वे। ओके, तो आप लोग बोल रहे हो 38 के आंसर क्या बोल रहे हो आप लोग? सर्वे मेथड बोल रहे हो, राइट? कोई ऐसा है जो सर्वे के अलावा कुछ और बोलना चाहेंगे? चलो मैं आप लोगों के लिए एक आपको मैं हेल्प दे देता हूं। कोशिश करो, सर्वे गलत है, आप सोचो।
किस वर्ड से पकड़ोगे, इसी बात को मैं बार बार पूछ रहा हूँ संजय जी। एक्सपोस्ट लोग- फैक्टो, क्योंकि इंटरप्रेटिंग रियलिटी इन Expose टर्म्स ऑफ factor तो पार्टिसिपेंट। इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप लोग उस वर्ड को पकड़ने के, इसके लिए पता है आप वर्ड को कब पकड़ पाओगे, जब आपको सारे परिभाषा याद रहेगा। सारे रिसर्च की एक्सपेरिमेंटल की परिभाषा याद होना चाहिए। एक्सपोज फैक्टर की परिभाषा आपके एकदम जबान पे, जैसे कि हम लोग मतलब एबीसीडी बोलते ठीक वैसे होना चाहिए। एथनोग्राफी का ऐसा होना चाहिए, तब जाके आप कनेक्ट कर पाओगे चीजों को। एक बार समझ लेना अलग बात होती है, उसको पूरा एकदम पानी की तरह याद होना चाहिए जितने भी आपका परिभाषाएं हैं, तब आप अच्छे से पकड़ पाओगे। जून 2019 का एथनोग्राफी मतलब उसमें एथिक्स आएंगे, तो वो तो नहीं है इसमें। ओके, आप लोग बोल रहे हो डी, बोल रहे हो डी, तो सर्वे मैंने आउट हो गया, सर्वे आउट हो गया, सी आउट हो गया। ओके। संजय जी आप बोलेंगे और कुछ, आपने आप बी बोल रहे हो? हाँ, एक्सपोज फैक्टर लग रहा है विक्टर्स में। ठीक है मैम, आप क्या बोल रहे हो? बी, क्योंकि उसमें वो सपोज करो एक्सीडेंट हुआ है, तो वो जो भी बता रहा है वो अपने दृश्य, अपने परिप्रेक्ष्य से बताएगा कि ये गाड़ी ऐसे हिट हुई थी, वो चलाने वाली की ऐसी गलती थी, ब्रेक नहीं लगा था या कुछ है जो भी है, तो वो अपने परिप्रेक्ष्य से देख रहा है वो घटना को। मैम देखो, मैं बार बार आपको हाईलाइट कर रहा था चीजों को, फिर से बता रहा हूँ। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च, क्या लिखा है? पैराडिज्म, इसका मतलब क्या होता है? आदर्श। आदर्श क्या होती है? आइडिया, आप हमारे जो मोरल वैल्यूज होती है, किसका मतलब होती है? एथनोग्राफी से मतलब होती है। मैंने हिंदी इसलिए लिख दिया कि आप लोग उसको समझो, मैं वर्ड को बार बार हाईलाइट कर रहा था। इन विच ऑफ द फॉलोइंग अच्छा, रिसर्च, एथिक्स, तो एथिक्स मतलब ही पैराडाइम हुआ क्या? हाँ, आपका पैराडिज्म मतलब होती है जो आदर्श होती है, जो हम लोग बोलते हैं ना, हमने उससे आपको बताया भी था कि एथनोग्राफी में हम क्या करते हैं, हमारे जो वैल्यूज होती है, जो हमारे जो संस्कार होती है, इसका वैज्ञानिक रूप को हम जांचते हैं। कि हमने बहुत डिटेल में बताया था, आप उसको वीडियो को देखना, एथनोग्राफी क्या होती है या पढ़ना। सर्वे, ये पैराडिज्म बता रहा है। आदर्श, आदर्श आपका कहाँ, ये जो आपका जो पैराडिज्म जाएगा वो क्या एक्सप्रेस फैक्टर में आ सकता है? आप बोलो, किसी का आप आइडियलिज्म, ये किसी का आपका पैराडिज्म का आप जांच कर सकते हो एक्सपोस्ट फैक्टर से? क्या आप एक्सपेरिमेंटल कर सकते हो? क्या आप सर्वे कर सकते हो? नहीं कर सकते ना। आप किस में कर सकते हो इसको? एथनोग्राफिक में कर सकते हो। डाउट है किसी को? वर्ड्स को पकड़ना पड़ेगा। सर, सर्वे में जैसे हम मान लो हमें कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना है, तो हम जैसे सर्वे करते हैं पार्टिसिपेंट्स पे जाके कि उसमें क्या क्या उसमें क्वालिटीज होनी तो चाहिए। यहाँ पे प्रोडक्ट उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमने तो प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं। प्रोडक्ट में आपका आदर्श थोड़ी आएगा। आदर्श आपका जो स्थापित करते हैं हम लोग, जैसे विवेकानंद ने जो आदर्श को स्थापित किए, उसको आप वहाँ पे आप सर्वे से कर सकते हो। या एक बच्चे ने मान लो आदर्श को स्थापित किया अपने माता से, श्रवण कुमार ने जो आपको स्थापित किया कि माता पिता को, अंधे माता पिता को जो तीर्थ कराया था, क्या आप इसको सर्वे से कर सकते हो? आप ठीक है सर, क्लियर है। इन वर्ड को मुझे इंटरेस्ट ज्यादा नहीं है कि मैं एक सेशन में मैं 100 क्वेश्चन करा दूं, मुझे उससे कोई ज्यादा फायदा नहीं होगा। मुझे कल ये है कि आप लोग इन वर्ड को इंग्लिश में और हिंदी में एक कॉपी बनाइए, और ये ऐसे वर्ड जैसे आपका जो है पैराडिज्म हो गया, एक्सपेरिमेंटल हो गया, एक्सपोस्ट हो गया, ऐसे कुछ ही वर्ड ऐसे होती है। जैसे यहाँ पे हमने बात किया था कि आपका मेंटलिस्टिक थ्योरी ऑफ लैंग्वेज क्या होती है। इन सब का आप लोग जब तक अपना नोट्स खुद नहीं बना नोट्स से कोई काम नहीं करता। मैं बता रहा हूँ, आप खुद सोचो, अगर आपके बच्चा स्कूल में पढ़ता है तो क्या आपके बच्चे का नोट्स आप खुद लिखते हो कि उससे लिखवाते हो? आप बताते हो कि कहाँ से करना है, आप उसको बुक ला के देते हो, आप उसको सारी सुविधाएं देते हो, आप ट्यूटर या टीचर लगाते हो, लेकिन लिखता कौन है? अगर आप लिख दोगे वो पास हो जाएगा वो। अगर आपके बच्चे का नोट्स और क्वेश्चन अगर आप सॉल्व कर दोगे तो वो पास हो जाएगा? नहीं होगा ना। वो तब होगा जब वो खुद करेगा। वैसे ही आपको सब कुछ दिया, सब कुछ समझाया, सारा कुछ मैंने बहुत अच्छे से आपको बता दिया, लेकिन बना बनाया नहीं दूंगा। बना बनाया आपको खुद बनाने पड़ेंगे। जब आप अपने हाथों से लिखोगे ना, और वही लोग निकलते हैं जिन लोगों के पास अब तक खुद का लिखा हुआ चीज होती है। आप मुझसे 2 घंटे एक्स्ट्रा पढ़ लो, पर्सनल आपका चैट में आ जाओ, कॉल में आ जाओ, सब कुछ आपका मतलब एक्सेप्टेबल है। मैं आपको अलग अलग से, जो भी पूछेगा मुझसे, कॉल करेगा, मैं उनको अलग से बताऊंगा, लेकिन करने आपको पड़ेंगे। आप एक कॉपी लो
जितना टेक्निकल वर्ड को हम डिस्कस करते हैं हमें इतना समय क्यों लगता है? मुझे टाइम नहीं, हमें मैं चाहता तो इस पूरे शीट को मैं 2 दिन में खत्म कर देता, खाली आंसर दे देता। मुझे इतने क्या जरूरत थी आप लोगों को मतलब इतने ज़्यादा बताने के लिए? मैं बता रहा हूँ कि अगर कोई पीएचडी के लिए सोच रहा है तो रिसर्च को छोड़ के वो कभी नहीं कर सकता जब तक उसको रिसर्च को बहुत अच्छे से पूरा एकदम घोट के पीना जाए। 40% जब आपका इंटरव्यू क्वेश्चन आप कर जाओगे तो आपका 40% से के करीब आपका इसी से पूछे जाएंगे, रिसर्च से। और जब आप शोध करोगे तो यही सब चीजें आपको वहां पे प्रैक्टिकली करने पड़ेंगे, आपको चूज करने पड़ेंगे कि हमें कौन से करनी है, कौन से छोड़ने हैं। उस समय आपके जितना एक्सपर्टाइज रहेगा उतना अच्छा आपको गाइड जो होता है, गाइड भी कभी कभी आपके बात को सुनने का बाध्य होता है अगर आपके पास नॉलेज होगा तो, वरना जो बोलेंगे आपको सुनने पड़ेंगे। हो सकता है कि उससे बेहतर आप भी सोच सकते तो अगर आपको पता होता तो अगर कोई पीएचडी के लिए सोच रहा है, ये तो हमारे एक मतलब एक क्या कनेक्टिंग है कि हम नेट के लिए कर रहे हैं, और नेट में आपका करीब 7-8 क्वेश्चन, ऐसे तो 5 क्वेश्चन बोलते हैं लेकिन उनका कभी कभी ज़्यादा पूछ लेते हैं, तो 6-7 क्वेश्चन या उससे ज़्यादा आ सकता है। लेकिन इस यूनिट में इतनी ज़्यादा वेटेज है, अगर आप पीएचडी के लिए सोच रहे हो तो आपको इसके बिना नहीं चल सकता। इसलिए मैं इतनी ज़्यादा समय दे रहा हूँ, एक क्वेश्चन पे एक वर्ड पे आपका काम कर रहा हूँ। आप लोग इन वर्ड को लिखो, कॉपी ले लो साथ साथ में। जैसे आपको क्या बोलते हैं इन डेप्थ, क्या होती है केस स्टडी, कल मैंने इतना समझाया था। इन डेप्थ देखो लिखा हुआ है, सर्कल किया हुआ है, इन डेप्थ वर्ड को आप लिखो। अब इसको सामने लिखो, कब अप्लाई होती है? जब केस स्टडी होती है, तैयार हो जाएगा अच्छे से पूरा। तो आपने क्या देखा, ऐसे पैराडिज्म जो वर्ड है उसका हिंदी लिख लो, इंग्लिश भी लिख लो, दोनों लिख लो, जिससे आप मतलब आपको याद रहे। उसके बाद कनेक्ट करो, किससे संबंधित होता है वो आपका इस वर्ड के साथ, और सारे परिभाषाओं का अगर आपको याद रहेगा। एथनोग्राफी अभी तक सोच ही रहे हो कि अच्छा एथनोग्राफी में क्या क्या होता है, ये सोच रहे हो, तो आपको कुछ चीजें याद आएगा, कुछ चीजें नहीं आएगा। हमेशा सारे परिभाषाओं को एकदम याद रखो। सर्वे में क्या होती है, एक्सपोस्ट में क्या होती है, मैंने बहुत डिटेल में सब कुछ बता के रखा है। आपके पास बुक भी होंगे लेकिन बुक में इतनी ज्यादा डिटेलिंग नहीं होती, किसी बुक मुझे आज तक नहीं मिला, और नहीं उतना अच्छा वो एग्जाम्पल देते हो, खाली डिफाइन करके छोड़ देते हैं। तो आप जब आपको जरूरत पड़े आप वीडियोस को पूरा रिकॉर्ड भी होता है, उसको भी सुनो, बुक भी पढ़ो, साथ में अपना खुद का लिखो, सब बन जाएगा। इसमें किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं 38 में। खाली उस वर्ड को पकड़ो जिससे आप आंसर निकाल रहे हो, बहुत आसान हो जाता है। 38 का सबको क्लियर हो गया? ओके। और यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट प्लान्स टू अंडरटेक अ स्टडी wherein attitude, values and biases of teachers and students are to be probed with an eye on disclosing their patterns of adjustment. Which types of research method will be considered appropriate to in this context? Experimental, फिर आपके पास इसमें ऑप्शन है, ये भी नहीं है आपको 4-5 आपको बताया गया है। एक्सपेरिमेंटल, केस स्टडी, डिस्क्रिप्टिव, एथनोग्राफिक, हिस्टोरिकल। फिर आपको इसमें से यहाँ से चूज करनी है ABCD। पहले आप क्वेश्चन को पढ़ के उसका मीनिंग समझो। क्वेश्चन का मीनिंग समझना सबसे बड़ी बात होती है कि वो पूछा क्या गया है। यहाँ मैं इसका मीनिंग बता देता हूँ आपको, जो लोग हिंदी में कर रहे हैं। इसका मतलब होता है जांचना, जांच की। बाकी सबका नॉर्मल इंग्लिश है। बताएं 39 का आंसर क्या होगा? सर एथनोग्राफिक, डिस्क्रिप्टिव और हिस्टोरिकल कट कर दीजिए। ठीक है, बचा एक्सपेरिमेंटल और केस स्टडी। ओके। तो लगता है एक्सपेरिमेंटल, तो आप क्योंकि जांच रहे हैं हम। तो ABCD में कौन सा लेंगे आप? अच्छा, तो उसमें 1 मिनट ऑप्शंस कूट है क्या? 1 मिनट। कूट है, नीचे कूट है। हाँ, तो A ना 1 और 2 आ जाएगा। ओके, आपके अकॉर्डिंग A है, बाकी लोग के अकॉर्डिंग? रंजना मैम आप 4 बता रहे हो कि D बताना चाह रहे हो क्या आप आंसर में? नहीं सर, कोड तो देखा ही नहीं था हमने स्क्रीन। अच्छा, कोड देखिए।
यही गलती होती है, मैं बोल रहा था उस दिन ना कि हम लोग कभी कभी कोड को हम देखते नहीं या छूट जाती है और कुछ और आंसर दे देते हैं। सर फोर्थ तो है इसमें श्योर, एथनोग्राफिक। अगर आप फोर्थ श्योर है तो ऑप्शन कौन सा लेंगे आप? अगर आप फोर्थ एक ही श्योर ऑप्शन है है जिसमें 4 है, एक ही ऑप्शन है जिसमें 4 है, क्या देंगे आंसर आप? डी आएगा फिर। समझ आ गए? अगर आपको पूरा आंसर नहीं भी आ रहा है, अगर आपको पूरा आंसर नहीं भी आ रहा है, मैं आपको जो सिखा रहा हूं कि रॉन्ग आंसर को एलिमिनेट करते जाओ। अगर आपको नहीं भी आएगा तो आपको वहां तो नंबर तो आपको दिलाई देगा आपको, भले आपको क्वेश्चन आपको आधा ही आता हो या 1/4 ही आता हो। आपने खाली एक चीज पकड़ा कि ये होना ही होना है, चौथा और ये कहीं नहीं है, तो आपने डी बता दिया। वैल्यूज एंड बायस था ना, वैल्यूज एंड बायस ऑफ टीचर था, इसलिए एथनोग्राफिक तो आना चाहिए ना, बस तो 4 आना चाहिए, यही बता रहा था। तो इसलिए वो डी वाला था। ये जो कनेक्टिंग वर्ड है ना, इसी को जोड़ना था। मैं सबको ये बता रहा हूँ कि बहुत बार ऐसा होता है कि हमको समझ नहीं आता सच में, मतलब वो आपका बहुत क्लोज लगता है, तो आप क्या करोगे इसमें इसी चीज को आपको बहुत ज्यादा आपको ये देखना है कि कौन सा नहीं हो सकता, काटते जाओ, और क्या फिर कौन सा हो ही सकता, होना ही होना है। इसमें बोलते क्या हो रहा है, देखो, अ यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट प्लान्स टू अंडरटेक अ स्टडी वेरिन एटीट्यूड क्या हो जाएगा आपका, वैल्यूज क्या हो गया, एंड बायसेस ये क्या होती है आपका, हमने भी बोला था एथिक का पार्ट होता है। कभी आप बोलोगे ना तो मैं एथिक्स के ऊपर बहुत अच्छे से आपको, लेकिन वो 1-1.5 घंटे का हो जाएगा क्लास पूरा कंप्लीटली। एथिक क्या होता है, एथिक के बीच में आपका वैल्यूज का अंतर क्या होती है, फिर आपका मतलब इसमें बहुत डिटेलिंग है, मैं आपको अच्छे से अगर आपको जानना होगा तो मैं बता दूंगा। तो आपका एटीट्यूड हो गया, वैल्यूज हो गया, बायसनेस हो गया, अगर ऑफ टीचर्स एंड स्टूडेंट, किसका जांचना है, टीचर का भी स्टूडेंट का भी, टू बी प्रूव्ड विथ एन आई ऑन, मतलब टू बी प्रूव मतलब कि उनको जांच करनी है, विथ एन आई ऑन डिस्क्लोजिंग देयर पैटर्न ऑफ एडजस्टमेंट। वो एडजस्टमेंट कैसे करते हैं आप जानते हो, इसका बहुत ज्यादा अध्ययन की जाती है। इसका ये अगर आप पढ़ के लेते हो ना, आपको अगर बड़े कहीं जॉब करनी है तो बड़े पद पे जो होते हैं उनको एथनोग्राफी का टेस्ट की जाती है कि आप कितना एडजस्ट कितना कर सकते हो, कितना आप चीजों को, मतलब अगर सामान्य भाषा में बोले तो कितना झेल सकते हो या कितना एडजस्ट कर सकते हो। जिस इंसान के जितनी ज्यादा आपका भक्ति भावना होगा, मतलब जो स्पिरिचुअल होगा, वो किस में जाएगा, भगवत गीता में क्या कहा गया है, स्थितप्रज्ञता यानी योगा कर्म सुकौशलम, आपने पढ़े भी होंगे। और योग के परिभाषा में ये भी आती है कि हम स्थिर रहते हैं, मतलब आपका दोनों ही अच्छे और बुरे में स्थिर रहते हैं। तो जो इंसान जितनी ज्यादा एक्चुअल जीवन में जो आपका इन सब वैल्यूज का फॉलो करेगा, वो उतनी ज्यादा स्थिर रह पाएगा, और उतनी ज्यादा जो है किसी कंपनी में जो भी प्लस माइनस अप डाउन होगा उसको बहुत ध्यान से, बहुत ही मतलब शांत तरीके से उसका हैंडल कर पाएगा। वरना वही अगर शॉर्ट टेम्पर हो जाएगा, गुस्सा आ जाएगा, तो कुछ ना कुछ गलत कुछ डिसीजन ले लेगा या ऐसा कुछ करेगा जिससे बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो ये टेस्ट की जाती है और सच में की जाती है, और ये जो बताया गया इसमें, तभी उसके बाद सब कुछ होते हुए भी जिनके पास ये क्वालिटी बहुत ज्यादा होती है उनको जॉब मिल जाती है। जो मैम जो बता रही थी, ए बता रही थी, वो माइक खोल के बताए, अभी आपको क्लियर हुआ मैम? तो क्या हो जाएगा, शायद अभी हमारे साथ नहीं है, तो ऑप्शन डी सही है। डी सर, 2 और 4। हाँ, 2 क्या कहता है, केस स्टडी होगा क्योंकि हम केस को स्टडी कर रहे हैं, और 4 क्या होगा, अच्छा कौन सा नहीं हो सकता, हिस्टोरिकल मेथड होगा क्या, ये तो हो ही नहीं सकता। तो 5 किधर है, 5 यहाँ पे, सी कट गया। एक्सपेरिमेंट अब कहाँ कर रहे हो, और तो प्रयोगात्मक तो कुछ कर ही नहीं रहे हो, तो प्रयोगात्मक अगर नहीं कर रहे हो तो क्या हो जाएगा आपका, ये फर्स्ट भी कट हो गया। डिस्क्रिप्टिव भी नहीं करोगे, आप डिस्क्राइब कहाँ करोगे, वो तो आपको किसी के वैल्यूज, एटीट्यूड या इस तरह का हम एथनोग्राफी में मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या हो जाएगा, एथनोग्राफी हो जाएगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट। होप कि सबको अच्छे से क्लियर हो गया। हमने 39 तक कर लिए। हमें समय तो लगती है लेकिन
डिस्कशन हमने ऐसे करने की कोशिश किया कि सारे क्वेश्चन अब तक देखो जितने भी आया हुआ है आप लोगों को सारा क्लियर हो गया कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आंसर को हम कैसे निकालते हैं। ये हमारा कोई प्रैक्टिस क्वेश्चन नहीं है, ये एग्जैक्टली वही क्वेश्चन है जो पूछे गए हैं और इसी लेवल के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे आगे भी। एक क्वेश्चन और करते हैं। सर मैं वर्ड्स का मैच द फॉलोइंग करने शुरू किया है। जो आपने बोला कि एथनोग्राफिक्स मतलब एथिक्स, पैराडाइम, मैनिपुलेशन मतलब एक्सपेरिमेंटल, फिर क्लोज एंडेड मतलब नो स्कोप, केस स्टडी मतलब इन डेप्थ। फिर देखना कितने जल्दी आप आंसर तक पहुंच जाओगे, बहुत जल्दी पहुंच जाएगी। इसी शब्दों को, यही शब्द आपका आगे भी जो मैं दूसरे जो बहुत सारे यूनिट मैं ही पढ़ाऊंगा आप लोगों को, और जो मैथमेटिक्स भी कराऊंगा, मैथमेटिक्स में भी ऐसे ऐसे ट्रिक्स होते हैं जिससे आप गलत आंसर को निकाल दोगे, तुरंत निकाल दोगे और आप सही तक बहुत जल्दी पहुंच जाओगे। मैथ्स में तो बहुत ही आसान हो जाएगा। और जहाँ पे जो नॉन मैथ्स पार्ट होती है इसमें आपको इनसे मतलब इस तरह के आप चीज़ों को अगर वर्ड को कनेक्ट कर लोगे तो आपको नहीं भी आएगा। देखो ये जो आपने किया, आपने ऑप्शन डी बोला, आपने आपको क्या सारा आते थे अच्छे से, सारे को कनेक्ट कर पा रहे थे, नहीं कर पा रहे थे, लेकिन देखो आपके आंसर तो पहुंच गए ना, वहां तक तो पहुंच जाओगे ना एग्जाम में। बस ये चाहिए, ये करो बहुत को बहुत अच्छा होगा। और यूनिवर्सिटी टीचर्स इसलिए बोलता हूँ कि साथ हर कोई रिस्पॉन्स करे, हर कोई समझने की आप बातें रखे अपने, जितना पॉसिबल हो पाएगा। मैं बहुत ज़्यादा करता भी हूँ, जितना समय देना चाहिए उससे मैं बहुत ज़्यादा टाइम देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि एक तो ये यूनिट आपने कभी नहीं पढ़ा, बाकी जितने यूनिट है ना वो आप कहीं ना कहीं पढ़े होगे, देखे होगे। जैसे आपका जो आपका टीचिंग है, आप लोग में से हर कोई किसी न किसी को पढ़ाते ही है अपने घर पे या बाहर, और किसी न किसी से पढ़ के आप लोग यहाँ तक आए हो, तो आप जानते हैं। ऐसे भी योग अध्यापन की विधि आपका टॉपिक भी था, उसको भी आप जानते हो। ऐसे सारे यूनिट जो है कहीं ना कहीं आप लोग इतने ICT इतनी ज़्यादा हम कंप्यूटर में मोबाइल पे तो हम लोग मतलब यूज़ करते हैं, तो उसमें भी हमको बहुत कुछ जानते हैं। ये यूनिट ऐसी है जो कभी नहीं किया आपने, और ये इसका ज़्यादा वेटेज है इतनी ज़्यादा, इसलिए मैं इतनी ज़्यादा इसमें समय दे रहा हूँ। और यूनिवर्सिटी टीचर, चलो इसको कल करेंगे, फिर काफ़ी टाइम हो गया, 39 तक कर दिया हमने, कल हम 40 से करेंगे। आप सबका धन्यवाद।